हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित एक टॉपिक सम सीमांत उपयोगिता नियम की आधुनिक व्याख्या का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझा कि सम सीमांत उपयोगिता नियम किसे कहते हैं, यानी एक उपभोक्ता के पास यदि कोई ऐसी वस्तु हो जिसे वह विभिन्न प्रयोगों में बांट सकता है तो वह अपनी वस्तु को विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार से बांटेगा कि सभी वस्तुओं की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिताएं बराबर हो, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड। परंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि समसीमांत उपयोगिता नियम अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार सबसे पहले समसीमांत उपयोगिता नियम में यह माना जाता है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, जबकि अगर वास्तव में देखा जाए तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती है। दूसरी चीज, समसीमांत उपयोगिता या नियम में वस्तुओं के मूल्य को ध्यान में नहीं रखा गया और केवल यह बात की गई कि उपभोक्ता के द्वारा हर वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं को बराबर रखा जाता है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो उपभोक्ता के द्वारा किसी भी वस्तु पर किए जाने वाले व्यय की अंतिम इकाई की सीमांत उपयोगिता को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है बजाय वस्तु की सीमांत उपयोगिता के। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सम सीमांत उपयोगिता नियम में उसमें केवल वस्तु से प्राप्त उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता पर विचार किया गया, पर वस्तु पर किए जाने वाले व्यय की अंतिम इकाई की सीमांत उपयोगिता को ध्यान में नहीं रखा गया। जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु पर कितना व्यय किया जा रहा है, उस व्यय की जाने वाली मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को वस्तु की सीमांत उपयोगिता से तुलना करके उस तदनुसार उस पर वस्तु पर व्यय किया जाता है। यदि कंज्यूमर को यह लगता है कि मुझे मुद्रा को त्याग करने से जो सीमांत उपयोगिता का नुकसान होगा उसकी तुलना में मैं वस्तु जो खरीद रहा हूं उससे मुझे अधिक मात्रा में सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी, तो ही वह वस्तु को क्रय करेगा। यानी क्या है कि ये मुद्रा की मान लीजिए सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, तो क्या करेगा, एक्स वस्तु की पहली इकाई खरीदेगा। वो क्यों खरीदेगा? क्योंकि उसको मुद्रा की सीमांत उपयोगिता एक्स वस्तु को नगद रखने पर उसको सीमांत उपयोगिता इतनी मिलती है और उस पैसे को खर्च करने से वस्तु खरीदने से उसको इतनी सीमांत उपयोगिता मिलती है, तो वस्तु की पहली इकाई को क्रय करेगा। दूसरी इकाई में देखिए, दूसरी इकाई में अगर वो मुद्रा को नगद रखता है तो इतनी सीमांत उपयोगिता मिलती है और वस्तु खरीदता है तो इतनी उससे सीमांत उपयोगिता ज्यादा मिलती है, तो दूसरी इकाई को भी क्रय करेगा। इसी प्रकार से वो तीसरी इकाई को भी क्रय करेगा। चौथी इकाई में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो व्यय करता है और वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर है, ऐसी स्थिति में चौथी इकाई को वो क्रय भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। पर पांचवी इकाई में देखिए, वो मुद्रा को नगद रखता है तो उसको ज्यादा सीमांत उपयोगिता मिलती है, बजाय वो वस्तु को खरीदता है तो उसको सीमांत उपयोगिता कम मिलती है, तो वह वस्तु की पांचवी इकाई को क्रय नहीं करेगा। तो आधुनिक अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि केवल वस्तु की सीमांत उपयोगिता को ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए, बल्कि जो उस वस्तु पर उपभोक्ता के द्वारा जो पैसा व्यय किया जा रहा है उसकी सीमांत उपयोगिता को भी ध्यान में रखकर ही सही व्याख्या की जा सकती है। और दूसरी ये मानते थे कि जहां परंपरागत अर्थशास्त्री मानते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, वहीं आधुनिक अर्थशास्त्री बोलते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी घटती हुई होती है, घटती और बढ़ती है। जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी सीमांत उपयोगिता घटेगी और मुद्रा की मात्रा घटेगी तो सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सम सीमांत उपयोगिता नियम है, जो पुराना सम सीमांत उपयोगिता नियम है, वो अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। वो अवास्तविक मान्यता जो दो हमने डिस्कस करी। तीसरी है कि उस सम सीमांत उपयोगिता नियम में यह माना गया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। अब मान लीजिए एक व्यक्ति कार खरीदता है और वो नमक की थैली खरीदता है, नमक 1 किलो खरीदता है। अब कार की एक इकाई की सीमांत उपयोगिता 50,000 है, नमक की एक इकाई की सीमांत उपयोगिता 5 है, तो क्या वो इतनी कारें लेगा, कितनी भी कारें खरीद लेगा तो भी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स
ऑलवेज ग्रेटर होगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, यानी वह कितनी भी वस्तुओं की इकाइयां खरीदे पर वो दोनों की सीमांत उपयोगिता बराबर नहीं होती है। मार्शल और इनका ये मानना था कि दोनों वस्तुएं जो है वो आपस में स्वतंत्र होती है, जबकि देखा जाए तो वास्तव में वस्तुएं आपस में स्वतंत्र नहीं होती है। अधिक कीमत वाली जो अविभाज्य वस्तुएं, उनकी सीमांत उपयोगिता कभी भी कम कीमत वाली विभाज्य वस्तुओं के बराबर किया जाना संभव नहीं है। अगली बात उन्होंने ये मानी कि विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, जबकि रियलिटी में यह है, वास्तव में यह देखा जाए तो विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं आपस में एक दूसरे से पूर्ण स्वतंत्र नहीं होती है। इस कारण से जो पुराना जो सम सीमांत उपयोगिता नियम है उसको व्यवहारिक दृष्टि से हम उसको सही नहीं मान सकते। यही कारण है कि आधुनिक अर्थशास्त्री जो ये मानते हैं वो बोलते हैं कि उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि के लिए विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताओं को बराबर नहीं करना चाहता है, वरन उन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय की सीमांत उपयोगिताओं को बराबर करना चाहता है। तो आधुनिक अर्थशास्त्री क्या कहते हैं? आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं कि सीमांत उपयोगिता के लिए दो शर्त होना जरूरी है। पहली शर्त, किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता का कीमत से अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपन प्राइस ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बटे प्राइस ऑफ वाई, बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड बटे प्राइस ऑफ जेड, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन बटे प्राइस ऑफ एन। दूसरी ये शर्त बात है कि उपभोक्ता की इनकम बराबर होनी चाहिए प्राइस ऑफ एक्स गुना क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई गुना क्वांटिटी ऑफ वाई प्लस प्राइस ऑफ जेड गुना क्वांटिटी ऑफ जेड, इसी प्रकार प्राइस ऑफ एन गुना क्वांटिटी ऑफ एन। तो आधुनिक अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि सम सीमांत उपयोगिता नियम, या इसको उन्होंने सम सीमांत उपयोगिता नियम में एक उपभोक्ता की संतुष्टि उस स्तर पर अधिकतम होगी जब वह दो शर्तें पूरी करता हो। पहली शर्त है कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता व कीमत का अनुपात, कहने का तात्पर्य इसको हम बोलेंगे MUX बटे PX है ना, MUX बटे PX को लिखेंगे X वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता। तो आधुनिक अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि विभिन्न वस्तुओं की भारित सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए मार्जिनल बटे प्राइस ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बटे प्राइस ऑफ वाई बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड बटे प्राइस ऑफ जेड अप टू एन। और दूसरी जो वो शर्त बोलते हैं कि उपभोक्ता की जो इनकम है वो बराबर होनी चाहिए प्राइस ऑफ एक्स गुना क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई गुना क्वांटिटी ऑफ वाई प्लस प्राइस ऑफ जेड गुना क्वांटिटी ऑफ जेड। इसको मैं आपको सोल्व करके बताता हूं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मान लीजिए प्राइस ऑफ एक्स वस्तु है 2 रुपए की और प्राइस ऑफ वाई एक वस्तु 1 रुपए की। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इनकम है 10 रुपए। देखिए हमने क्या माना है, हमने माना कि एक कंज्यूमर के द्वारा दो ही वस्तुओं का उपभोग किया जाता है, एक्स वस्तु का और वाई वस्तु का। एक्स वस्तु 2 रुपए में मिलती है, वाई वस्तु 1 रुपए में मिलती है। ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई है। तो देखिए पहले से इससे मिलती है 40 और यहां से मिलती है उसको 25, इससे सेकंड से मिलती है 36 और यहां इसको मिलती है 22 मान लेते हैं, और थर्ड से मिलती है 20, इसको थर्ड यूनिट से मिलती है 18 और यहां इससे मिलती है इसको 12। उसके बाद ये 24। ओके, उसके बाद में ये है 10, ये 8 और ये 4। अब आप देखिए, अब मान लीजिए हमने मार्जिनल यूटिलिटी मान ली फर्स्ट इकाई से 40, 36, 24, 10, 8 और ये इससे मिलती है 25, 22, 20, 12 और 4। अब देखिए उपभोक्ता जो है, मान लीजिए दो ही वस्तु है, तो दो ही वस्तु के लिए हमारे जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा।
हमारा जो पहला फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटे प्राइस ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बटे प्राइस ऑफ वाई। दूसरी शर्त होनी चाहिए इनकम बराबर होनी चाहिए प्राइस ऑफ एक्स गुना एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई गुना वाई। ये दोनों शर्त पूरी होनी चाहिए उपभोक्ता के अधिकतम संतुष्टि की। ये दो शर्त है। अब देखिए उपभोक्ता जो पैसे खर्च करेगा वो किस प्रकार से करेगा, इसको आपको समझने की बात है। उपभोक्ता पहली वस्तु पर देखिए पहला रुपया खर्च करता है तो यहाँ 2 रुपए एक साथ खर्च होंगे तो 1 रुपए से 20 उपयोगिता मिलेगी, और पहला रुपया यहाँ खर्च करता है तो 25 उपयोगिता मिलेगी, तो कंज्यूमर पहला रुपया यहाँ खर्च करेगा। दूसरा रुपया यहाँ खर्च करता है तो 20 उपयोगिता मिलती है, और यहाँ खर्च करता है तो उसको 22 उपयोगिता मिलती है, तो वह दूसरा रुपया यहां खर्च करेगा। इसको मैं थोड़ा सा डिफेंड कर लेता हूं, ये ठीक कर दिया। तो वह उपभोक्ता दूसरा रुपया भी यहां खर्च करेगा। अब तीसरा रुपया यहां खर्च करता है तो 18 मिलती है, और यहां खर्च करता है तो 2 एक साथ करते हैं तो 20 रुपए मिलती है, तो तीसरा और चौथा रुपया यहां खर्च करेगा। ओके, अब 5 इसको और मैं थोड़ा संतुलित कर देता हूं ताकि एकदम कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। अब पांचवा छट्टा यहां खर्च करता है तो मिलता है 18, और यहां मिलती है 16, तो फिर क्या करेगा, पांचवा और छठा रुपया भी कंज्यूमर यहां खर्च करेगा। सातवां रुपया यहां खर्च करता है तो 16 यूनिट मिलती है, और यहां खर्च करता है तो 12 यूनिट ही मिलती है, तो 7वां रुपया यहां खर्च करेगा। 8वां 9वां यहां पे भी कर सकता है तो 12 मिलेगी, 8वां यहां पे भी खर्च करता है तो 12 मिलेगी। तो थोड़ा इसको समझने की बात है। पहला रुपया ये लेता है, उसके पास इनकम, उसके पास कुल है 10 रुपए की इनकम है, तो पहला रुपया खर्च करता है, तो यहां अगर पहला रुपया खर्च करता है तो 2 रुपए एक साथ खर्च करने पड़ेंगे, तो 1 रुपए से 20 यूनिट मिलेगी, दूसरे से भी 20 मिलेगी, पर यहाँ पहले रुपए से 25 मिलते इसलिए यहाँ खर्च करता है। दूसरा भी यहाँ इसलिए खर्च करता है, यहाँ 22 मिल रही है, यहाँ 20 मिल रही। तीसरे में यहाँ 16 ही मिलती है, 20 मिलती है, इसलिए तीसरा चौथा यहाँ खर्च करता है। पांचवे में यहाँ 16 मिलती है, यहाँ 18 मिल रही है, क्योंकि 2 एक साथ खर्च हो रहे हैं तो 18 मिल रही है, इसलिए यहाँ खर्च करता है। सातवें में यहाँ 12 मिल रही है, यहाँ 16 मिल रही है, यहाँ खर्च कर रहा है। 8वां यहाँ पे भी कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12 पड़ चुकी है, इसकी 3 इकाई, इसलिए हमने 8वां 9वां रुपया यहाँ खर्च किया और 10वां रुपया यहाँ खर्च किया। तो इसका मतलब है कंज्यूमर 3 इकाई तो एक्स वस्तु की लेता है और 4 इकाई वाई वस्तु की लेता है। अब देखिए पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई। तो देखिए एक्स वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता 24 और वाई वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता 12। एक्स वस्तु की कीमत 2 रुपए, वाई वस्तु की कीमत 1 रुपए, तो ये हुआ 12 बराबर 12, यानी पहली शर्त उपभोक्ता के संतुलन की समसीमांत उपयोगिता नियम की आधुनिक व्याख्या के उपभोक्ता के संतुलन की पहली शर्त पूरी होती है। क्या कि एक्स वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता वाई वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता के बराबर है। दूसरी शर्त क्या है कि इनकम बराबर होनी चाहिए प्राइस ऑफ एक्स गुना क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई गुना क्वांटिटी ऑफ वाई। तो यहां देखिए एक्स वस्तु 2 रुपए की है और एक्स वस्तु इसके द्वारा ली गई 3, वाई वस्तु 1 रुपए की ली गई 4, तो यह आएगा 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, इनकम बराबर 10, ये इनकम 10 है। तो उपभोक्ता के संतुलन की दूसरी भी शर्त इसमें पूरी होती है। इसका मतलब है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार अगर ऐसी स्थिति है कि उपभोक्ता एक्स वस्तु की 3 मात्रा लेता है और वाई वस्तु की 4 मात्रा लेता है तो उपभोक्ता की संतुष्टि अधिकतम होगी। अब यहां यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि ये दोनों शर्त पूरी होना जरूरी है। अगर एक ही शर्त पूरी होती है तो उपभोक्ता की संतुष्टि अधिकतम नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए माना कि कंज्यूमर एक्स वस्तु की लेता है 5 इकाई, तो आएगा 8/2। वाई वस्तु की भी 5 इकाई लेता है बराबर 4/1, तो 4 बराबर 4 पहली शर्त पूरी होती। पर दूसरी शर्त में क्या होगा, दूसरी शर्त को देखेंगे तो दूसरी शर्त में एक्स वस्तु 2 रुपए की है, 5 इकाई लेता है, वाई वस्तु 1 रुपए की 5 इकाई लेता है, तो 10 प्लस 5 बराबर 15, और 15 रुपए उपभोक्ता के पास है नहीं। अगर वो इनकी 5 इकाई लेगा तो 5 रुपए उसको कहीं से उधार लेने पड़ेंगे, जबकि हम एक विवेकशील उपभोक्ता उसको मानते हैं
जो न उधार ले न बचत करे, यानी उसके पास जितना पैसा अवेलेबल है उसी में उसको वह खर्च करता है, उस उपभोक्ता को हम एक विवेकशील उपभोक्ता मानते हैं। तो यहाँ सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या कहता है कि एक उपभोक्ता की संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां विभिन्न वस्तुओं की भारित सीमांत उपयोगिताएं बराबर हो, और दूसरा उपभोक्ता का बजट संतुलित हो, यानी उपभोक्ता के पास जितनी भी इनकम है वो एक्स और वाई वस्तु दोनों पर उसको खर्च कर दे, न तो वह बचत करे न ही वह उधार ले। ये आधुनिक व्याख्या के अनुसार सम सीमांत उपयोगिता आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं पर अपना व्यय इस प्रकार से करेगा कि उन वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उसके मूल्य का अनुपात बराबर हो। यानी ये क्लियर है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम की आधुनिक व्याख्या के अनुसार मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटे प्राइस ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बटे प्राइस ऑफ वाई, बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड अपॉन प्राइस ऑफ जेड। जितनी भी वस्तुएं हैं, एन वस्तुएं हैं, तो एन वस्तुओं का भी सीमांत उपयोगिता का कीमत से अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि एक्स वस्तु की क्वांटिटी, वाई वस्तु की कीमत और उसकी क्वांटिटी, जेड वस्तु की कीमत और उसकी क्वांटिटी, और एन वस्तु की कीमत और उसकी क्वांटिटी, कुल उपभोक्ता का बजट संतुलित होना चाहिए। यानी बोल्डिंग के अनुसार व्यय का सर्वोत्तम वितरण वह होता है जिसके अंदर विभिन्न वस्तुओं की भारित सीमांत उपयोगिताएं बराबर होती है। यहां ये क्लियर करना जरूरी है कि आय प्रतिबंध की भी शर्त और जो बजट प्रतिबंध की शर्त है वो भी पूरी होनी चाहिए, और भारित सीमांत उपयोगिताएं भी बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों में से ही एक ही शर्त पूरी होती है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन अधिकतम नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं कि अधिकतम संतुष्टि का विश्लेषण करते समय हमको आय प्रतिबंध पर भी ध्यान देना होगा और भारित सीमांत उपयोगिताओं को भी बराबर करना होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्री अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपने विभिन्न वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय और उनकी सीमांत उपयोगिताओं के अनुपात को बराबर करने के साथ साथ उपभोक्ता के बजट को भी संतुलित करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आपको क्लियर हुआ होगा कि सम सीमांत उपयोगिता नियम की आधुनिक व्याख्या क्या है। अगले वीडियो में हम सम सीमांत उपयोगिता नियम के महत्व और इसकी जो कमियां हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।